हेलो, नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे प्रायिकता और सांख्यिकी की। प्रायिकता और सांख्यिकी के टॉपिक में से देखिए, अपन ने जो क्वेश्चन आए हुए थे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया पहले के वीडियो में। इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन है वो देखिए अपन इस वीडियो के माध्यम से अब सोल्व करते हैं आगे। देखिए, इनमें पहला क्वेश्चन अपने पास में है, ये दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन है, आयत चित्रों में क्षेत्रफल जो है संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है। दूसरा दिया हुआ है कि आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो क्या है, बहुलक वर्ग देता है। तो पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला है या दूसरा है या फिर दोनों ही कथन सत्य है या दोनों ही गलत है। तो देखिए, आयत चित्र क्या होता है अपन सबसे पहले देखते हैं। आयत चित्र जो होता है उसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम कर्व। कई बार ये इंग्लिश के नाम भी अंदर भी नाम आ जाता है हिस्टोग्राम कर्व। ठीक है, जो कर्व होता है। अब देखिए, हिस्टोग्राम कर्व क्या होता है, इसके अंदर अपने को बंटन का अंतराल दिया हुआ रहता है। वर्ग अंतराल जो होता है वो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, उसके साथ में अपने को बारंबारता दी हुई रहती है। उसका क्या करते हैं अपन, हिस्टोग्राम कर्व बनाते हैं। और वो क्या होता है, कंटिन्यूअस बंटन होना चाहिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वर्ग अंतराल देखो, अपन मान लेते हैं कि 0 से 20 का जो वर्ग अंतराल है, इसके अंदर अपनी बारंबारता क्या है, 5 है। 20 से 40 के अंदर अपन मान लेते हैं बारंबारता या जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इनको, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है अपने को 15 है। 40 से जो 60 है उसके अंदर अपने पास 10 है। इसके बाद 60 से 80 अपन मान लेते हैं कि 7 है या और जो भी माने। तो इसका अपन जो भी हिस्टोग्राम कर्व बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाते हैं। देखिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0। एक्स एक्सिस पे अपन क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं। इसके अलावा जो वाई एक्सिस है इस पर अपन आवर्ती या जो बारंबारता होती है वो लिखते हैं। यहाँ पे अपन 5, 10, 15 और 20 इस हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। आगे यहाँ पे ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 इस हिसाब से। अब देखिए, 0 से 20 का जो वर्ग अंतराल है उसमें बारंबारता कितनी है, 5। तो इसका आयत चित्र अपन इस हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने पास देखो 20 से 40 के अंतर बारंबारता कितनी दी है, 15। तो अपन ने ये 15 तक इसका अपन ने आयत चित्र बना लिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है 40 से 60 में। 40 से 60 के अंदर कितनी दी हुई है बारंबारता, 10 दी हुई है। तो ये 10 के हिसाब से अपन ने बना लिया। 60 से 80 में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 7 के बराबर है। तो ये हो जाएगी अपने पास में इसका आयत चित्र। ठीक है, आयत चित्र इस हिसाब से बना लेते हैं। इसी को अपन पूरे को हिस्टोग्राम कर्व बोलते हैं। अब देखो, अपने को क्या बोला हुआ कि आयत चित्रों में जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है। तो देखिए, हिस्टोग्राम कर्व में क्या होता है कि जो ये एक आयत चित्र बन रहा है, इस आयत चित्र का जो क्षेत्रफल होता है वो इस आयत आयत चित्र जो होता है, इस आयत चित्र की जो बारंबारता है इस बारंबारता के बराबर होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो इसकी बारंबारता के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आयत चित्रों में क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण बारंबारता के बराबर होता है, ना कि केवल बारंबारता के बराबर होता है। संपूर्ण बारंबारता क्या है, ये रहा बंटन, इसकी संपूर्ण बारंबारता ये हो गई। ये संपूर्ण बारंबारता क्या हो जाएगी, ये 37 हो रही है। जबकि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके संगत जो बारंबारता होती है इसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे संपूर्ण के कारण ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कथन है, आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है वो बहुलक वर्ग देता है। यानी कि इसके अंदर मान देखो, जो ये अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये वाला, ये बोल रहा है कि आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ अपने को बहुलक वर्ग देता है। ये कथन भी देखो गलत होता है। गलत इसलिए होता है कि जो भी ये आयत चित्र है, इस आयत चित्र के अंदर जो चौड़ाई होती है ये 20 से 40, मतलब कि 40 - 20, ये जो 20 आता है, ये आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये अपने को वर्ग अंतराल देता है। बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल देता है अपने को, ना कि स्वयं बहुलक वर्ग देता है। जो ये चौड़ाई होती है यहाँ पे आयत चित्र में अधिकतम ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो बहुलक वर्ग नहीं देता है, वो अपने को वर्ग अंतराल देता है। तो अपने पास में
ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो देखिए अपने पास अब दोनों कथन ही इसमें गलत आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ रहा है अपने पास कि न तो एक सही है ना ही दोनों सही, दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हो कि एक बंटन की जो माध्यिका है और जो मानक विचलन है वो क्या दिए हुए हैं, क्रमशः 20 और 4 है। अब बोला हो कि यदि बंटन के प्रत्येक मद को 2 से बढ़ा दिया जाए तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शनों में बोला हुआ कि माध्यिका और मानक विचलन में किस प्रकार से फर्क पड़ेगा। तो देखिए आपको एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं कि अगर माध्यिका अपने को दी हुई है और बंटन जो अपने को शुरू में दिया हुआ रहता है, इस बंटन के प्रत्येक पद में मान लो कि अपन ने r संख्या बढ़ा दी, प्रत्येक मद के अंदर अपन r संख्या बढ़ा देते हैं या फिर r संख्या बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बढ़ाना और घटाने का काम। तो जो माध्यिका होती है बंटन की वो पुरानी वाली जो माध्यिका है, नई माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी, पुरानी वाली माध्यिका में अगर अपन r बढ़ा रहे हैं तो r बढ़ जाएगा और अगर r घटा रहे हैं तो r पुराने वाली माध्यिका से r कम हो जाएगा। और इसके साथ में मानक विचलन जो है, मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मानक विचलन पर किसका प्रभाव पड़ता है, मानक विचलन पर या तो गुणा करते हैं, गुणा करने पर या फिर भाग करने पर, भाग देने पर प्रभाव पड़ता है। प्लस और माइनस करने पर बंटन के अंदर प्रत्येक मद को मानक विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं तभी मानक विचलन या फिर प्रसरण जो होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अपने को पास बंटन की जो माध्यिका है वो माध्यिका क्या दी हुई है, 20 दी हुई है, और जो मानक विचलन है, मानक विचलन है वो क्या दिया हुआ है, 4। अब अपने को बोला हो कि यदि बंटन के प्रत्येक मद को 2 से बढ़ा दिया जाए, यानी कि यहाँ पे r जो है वो 2 से बढ़ा रहे हैं, तो इसकी नई माध्यिका क्या हो जाएगी, नई माध्यिका का मान हो जाएगा, पुरानी क्या है इसमें 20 बढ़ा रहे हैं तो 2 जुड़ जाएगा, तो माध्यिका क्या हो जाएगी 20 + 2 22। और मानक विचलन देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि मानक विचलन पर जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मानक विचलन पुराने वाला मानक विचलन ही रह जाएगा जो कि 4 है अपने पास। तो देखिए नई माध्यिका हो गई 22, मानक विचलन 4 का 4 रह जाएगा। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, माध्यिका और मानक विचलन बढ़ जाएंगे दोनों, लेकिन यहाँ पे अपने पास में केवल माध्यिका बढ़ रही है, मानक विचलन वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। तो दूसरा है माध्यिका के मान में 2 बढ़ जाएगा परंतु मानक विचलन वही रहेगा। तो देखिए माध्यिका 20 से 22 हो रही है, 2 ही बढ़ रही है, मानक विचलन वही रहेगा, मानक विचलन तो सेम का सेम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपन अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि x जो है वो 75% मामलों में और y जो है वो 80% मामलों में सच बोलते हैं। आगे दिया हुआ है कि किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। विरोधाभास करने का मतलब देखो सीधा सा ये है कि यदि x सच बोल रहा है तो y झूठ बोलना चाहिए, और अगर x झूठ बोल रहा है तो y सच बोलना चाहिए, तो यही विरोधाभास की स्थिति हो जाएगी। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि x क्या है 75% मामलों में सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, यानी कि P ऑफ x जो है प्रायिकता है x की सच बोलने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी, P ऑफ x से लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगी 75/100। 75% दिया हुआ है, 75/100 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 25 से काट देंगे तो। इसी हिसाब से सच बोलने की प्रायिकता जो है y की क्या हो जाएगी, P ऑफ y हो जाएगा, ये क्या होगा 80/100, 80% दिया हुआ है, 80/100 तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सच बोलने की प्रायिकता x के सच बोलने की प्रायिकता P ऑफ x है तो x के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, x के झूठ बोलने की
वो क्या हो जाएगी पी ऑफ एक्स बार। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4। पी ऑफ एक्स बार क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ एक्स, तो ये 1 माइनस 3/4, ये क्या हो जाएगा 1/4। इसी हिसाब से y के झूठ बोलने की प्रायिकता पी ऑफ वाई बार से दे देंगे, ये होता है 1 माइनस पी ऑफ वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 जो कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अपने को बोला हुआ है कि किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें। विरोधाभास की स्थिति में अपने को प्रायिकता बतानी है। ठीक है। विरोधाभास की स्थिति कैसे होगी, अपन पहले सिचुएशन मान लेते हैं अक्ष सच बोल रहा है, अक्ष सच बोल रहा है तो y क्या होना चाहिए झूठ बोलना चाहिए, तभी वो दोनों एक दूसरे को विरोधाभास करेंगे। इसी हिसाब से दूसरी संभावना क्या होगी, अक्ष झूठ बोल रहा है यानी कि पी ऑफ एक्स बार, और y क्या है सच बोल रहा है, तो दोनों के कथन क्या हो जाएंगे एक दूसरे को विरोधाभास कर देंगे। प्रायिकता अपने पास इन चारों की है, चारों की प्रायिकता लिख लेते हैं। क्या है अपने पास पी ऑफ एक्स क्या है 3/4, y बार क्या है 1/5, इसी हिसाब से x बार क्या है 1/4, y क्या है 4/5। ठीक है। ये क्या आ जाएगा 3 से करेंगे 3, नीचे हो जाएगा 3/20, ये हो जाएगा 3/20 प्लस ये 4/20 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/20। यानी कि विरोधाभास करते हैं तो प्रायिकता क्या होती है इनकी 7/20। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 के अंदर अपने पास क्या है 7/20 है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। इसी हिसाब से देखो अपन अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देख ले अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि 2 क्रम यानी कि 2 ऑर्डर का सभी सारणिकों के समुच्चय, सारणिक यानी कि जो डिटर्मिनेंट होता है, सभी सारणिकों के समुच्चय से जिनमें अवयव केवल 0 और 1 है, 2 ही अवयव है 0 और 1, एक सारणी का चयन यादृच्छिक आधार पर किस किया जाता है, तो चयनित सारणी के अशून्य होने की प्रायिकता क्या है। अशून्य होने की प्रायिकता यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता बतानी है अपने को। तो देखिए सबसे पहले 2 ऑर्डर का जो सारणी का वो लिखते हैं अपन, 2 क्रम का जो सारणिक है वो बताते हैं, वो कैसे लिखते हैं अपन ABCD इस हिसाब से। ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि अवयव क्या होने चाहिए केवल 0 या फिर 1 होना चाहिए, तो यानी कि अपन A को भी क्या लिख सकते हैं 0 या 1 में से ले लेंगे, B को भी ले लेंगे 0 या 1 में से, इसी प्रकार C भी 0 या 1 में से ले सकते हैं, और D भी अपने पास 0 या 1 में से लिख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक अवयव की कंडीशन, अवयव की जो स्थिति है वो 2-2 है अपने पास में। ठीक है। तो कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, प्रत्येक अवयव के लिए क्या है 2-2 संभावनाएं हैं, तो कुल स्थितियां क्या हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कुल मिला के 16 स्थितियां हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक के लिए 2-2 है। अब देखो अपने को क्या बोला हुआ है कि चयनित सारणी के अशून्य होने की प्रायिकता, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट है अपने पास में वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 होने की प्रायिकता बतानी है। तो इसका देखो डिटर्मिनेंट पहले अपन निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा अपने पास में AD माइनस BC आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे और घटा देंगे इसमें से AD माइनस BC, ये क्या होना चाहिए अपने पास नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 होने की स्थिति के लिए देखो अपन क्या कर रहे हैं केवल 0 और 1 में से अवयव लेना है। ठीक है। तो अपने पास देखो अपन स्थितियों पे विचार करते हैं, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होने के लिए अपन क्या करते हैं कि या तो AD बराबर 1 और BC बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है। या फिर अपने पास में क्या होना चाहिए AD बराबर 0 और BC बराबर 1 होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि नॉट इक्वल 0 होने का मतलब है या तो AD बराबर अगर 1 0 हो जाएगा तो दूसरा 1 नहीं होगा। ठीक है। इस हिसाब से इसको देखते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है, AD बराबर 1 BC बराबर 0, या फिर AD बराबर 0 और BC बराबर 1। इन पे विचार करते हैं। इनमें पहले वाली संभावना पे अपन विचार करते हैं। तो देखिए इसमें है AD बराबर 0 और BC बराबर है 1। AD बराबर 0 है, इसकी भी देखो 3 स्थितियां हो सकती है। यदि A बराबर 1 हो
और डी बराबर 0 हो। ठीक है, ए बराबर 0 हो और डी बराबर ये भी 0 हो, ए बराबर 0 हो और डी बराबर 1 हो। 3 स्थितियां हो रही है अपने पास में। इन 3 स्थितियों से अपने पास क्या आ रहा है, ए डी बराबर 0 आ रहा है। और देखिए आगे है बी सी बराबर 1, इसके लिए केवल और केवल एक ही स्थिति होगी, बी बराबर भी 1 होना चाहिए और सी बराबर भी अपने पास में एक ही होना चाहिए। तो कुल स्थितियां यहाँ पे कितनी हो रही है, इस पहली संभावना के अंदर कुल हो रही है अपने पास में 3 स्थितियां। इसी हिसाब से दूसरी वाली के अंदर क्या लेते हैं, ए डी बराबर यदि 1 है और बी सी बराबर 0 है। इसमें देखते हैं ए डी बराबर 1 कब होगा, ए बराबर 1 और डी बराबर 1, ये तो एक ही है। इसके अंदर देखिए, देख b बराबर 1 c बराबर 0 हो सकता है, तब भी बी सी बराबर 0 होगा, b बराबर 0 c बराबर 0 होगा, तब भी ये b इंटू सी का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरी कंडीशन है इसमें b बराबर 0 और c बराबर 1 होगा। ये स्थिति होने पर भी दोनों का गुणा जो करेंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, 3 ही स्थितियां हैं। तो इसके अंदर भी जो ये दूसरी वाली संभावना है, इसके अंदर भी 3 स्थितियां हो गई और इससे पहले वाली के अंदर ये भी 3 हो रही थी। कुल संभावनाएं कितनी हो रही है, कुल हो रही है 3 + 3 बराबर 6। ठीक है, किसकी हो रही है, जब ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 होने की संभावनाएं हैं 6। तो अपने को क्या बताना है, प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता के लिए क्या करेंगे, जो अनुकूल स्थितियां हैं वो कितनी है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 उसके लिए 6 है और कुल जो अपने पास स्थितियां आ रही थी वो है 16। तो 6/16 ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 3/8 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया हुआ है कि पूर्णांक दिए हुए हैं 1 से 11। इन पूर्णांकों में से 2 पूर्णांकों का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है, यानी कि रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है इनको। आगे बोला हुआ कि यदि दोनों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए अपने को एक कंडीशन दी हुई है कि दोनों का योग सम है, तो इसके अंदर अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन ये दी हुई है, फिर इसके बाद में ये प्रायिकता पूछी हुई है। ठीक है, अब देखो इसमें पहले दिया हुआ अपने को पूर्णांक दिए हुए हैं। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला हुआ है कि यदि दोनों का योग सम हो और ये बोला हुआ है दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें अपन पहले ये देख लेते हैं कि विषम कौन कौन सी संख्याएं हैं। वो है 1 3 5 7 9 है और 11 है। ये टोटल कितने नंबर है, 6। इसी हिसाब से सम पूर्णांक कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये कितने हैं, 5। देखिए अपने को बोला कि दोनों का योग सम हो। दोनों का योग सम कब होता है, या तो अपने पास में दोनों संख्याएं या तो दोनों संख्या विषम होनी चाहिए, तभी उनको जोड़ेंगे तो अपने पास में सम आएगा इनका। प्लस या ये कंडीशन है पहली, इसके साथ में प्लस में दूसरी कंडीशन ये बता रहा हूं मैं कि योग सम कब होगा, कि जब दोनों संख्याएं सम होगी। ठीक है, दोनों का योग सम संख्या होने के लिए या तो दोनों संख्याएं विषम होनी चाहिए या फिर दोनों संख्याएं ही सम होनी चाहिए। अपने को प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो अपन इसके अंदर पहले मान लेते हैं कि घटना ए क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि दोनों संख्याएं विषम हो, विषम पूर्णांक हो। तो विषम पूर्णांक दोनों संख्याएं घटना ए है। इसकी जो प्रायिकता लेते हैं अपन, वो क्या लेते हैं कि अपने पास में क्या है, इन 6 में से 2 अपन पूर्णांक चूज कर लेते हैं, वो अपने पास में अनुकूल स्थिति हो जाएगी 6c2। कुल प्रायिकता क्या हो रही है, इन 11 में से भी 2 संख्याएं लेनी है, तो ये 11c2 इसकी कुल प्रायिकता हो जाएगी। तो इस घटना ए के लिए P ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6c2/11c2। इसी हिसाब से घटना बी जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, उन दोनों संख्याओं को लेने पर अपने पास में जो उनका योग है वो सम संख्या होना चाहिए।
योग क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। अब देखिए योग सम संख्या होने के लिए मैंने आपको अभी दो संभावनाएं बताई है कि या तो दोनों संख्याएं विषम होनी चाहिए या दोनों संख्याएं सम होनी चाहिए। दोनों संख्याएं विषम होगी तो क्या प्रायिकता हो जाएगी, इसमें चुनने के तरीके पहले क्या हो जाएंगे 6C2। इसी हिसाब से फिर अगर दोनों संख्याएं सम होगी तो सम को चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे, सम संख्याएं 5 है तो 5C2 अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल 11 है तो 11 में से दो संख्याएं चुनने के तरीके 11C2 हो जाएगा। ठीक है, घटना बी के लिए योग अगर सम संख्या हो। अब देखिए इसके अंदर अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि इसके अंदर संख्याएं विषम भी हो और योग इनका सम संख्या हो। जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या होगा कि इनका दोनों जो पूर्णांक है उनमें से वो विषम संख्या हो, विषम संख्या प्लस अपने पास में योग क्या हो, सम हो। उसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास में 6C2 अपॉन 11C2 हो जाएगी इसका। तो अब देखिए अपने को क्या बोला हुआ है कि यदि ये कंडीशन दी हुई है क्या कि यदि दोनों का योग सम है, यानी कि ये कंडीशन दी हुई है कि यदि दोनों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता क्या है। तो अपन देखो इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं P ऑफ A बाई B, यानी कि B अपने को दिया हुआ है कि योग क्या है, सम है। तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता, यानी कि एक घटना अपन ने क्या मानी थी, विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता मानी थी जब योग सम संख्या में दिया हुआ है। तो P ऑफ A बाई B अपन कैसे लिखते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ऐसे लिखते हैं। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है, ये है देखो अपने पास 6C2 अपॉन 11C2। P ऑफ B क्या है 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2, यही है P ऑफ B। जो ये घटना B है, घटना B में प्रायिकता क्या आती है 6C2 प्लस 5C2 अपॉन 11C2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये क्या होता है 6C2 अपॉन 11C2, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 11C2 अपॉन 6C2 प्लस 5C2, 11C2 से 11C2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है, अंकों में दिया हुआ है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 6C2 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सोल्व करते हैं 6C2 को, ये आता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 गुणा 2, ये कैंसिल आउट, ये 3 बार तो ये क्या आ जाता है 15 आ जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से अपन 5C2 को सोल्व करते हैं तो ये आता है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, सोल्व करते हैं इनको तो अपने पास में इस हिसाब से लिख लेते हैं। फैक्टोरियल 3 से कैंसिल आउट, 2 से 2 बार तो ये आ जाता है 10 बार। अब देखिए 6C2 है तो 6C2 की जगह अपन क्या लिखेंगे 15, बटे में आ रहा है 15 प्लस 10 तो 15 बटे 25 हो जाएगा। 5 से जाएगा तो 5, 3 बटे 5 आ जाएगा। इसके अंदर अपन आंसर देखते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है 3 बटे 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी बंटन का जो प्रसरण है वो है V, यानी कि अपने को दिया हुआ प्रसरण, प्रसरण मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, वो दिया हुआ है V। अब बोला हुआ कि यदि चर के प्रत्येक मान को एक अचर राशि k से गुणा कर दिया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा। देखिए मैंने आपको पहले भी एक इससे पिछले क्वेश्चन में एक में बताया था कि प्रसरण और मानक विचलन है, इस पर प्रभाव तभी पड़ता है जब अपन या तो किसी मद को, सभी मदों को या तो गुणा करते हैं या फिर सभी मदों में किसी संख्या का भाग देते हैं। यहाँ पे देखो एक अचर राशि k से गुणा किया हुआ है, ठीक है, k से गुणा किया हुआ है, तो k से गुणा करने के बाद ये बोला हुआ है कि इसमें प्रसरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रसरण क्या होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर, ये बोला हुआ है इसमें भी नया अपन मान लेते हैं कि सिग्मा डैश स्क्वायर है नया प्रसरण जो है। ठीक है, इसमें प्रत्येक मद को अगर k से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाता है
के स्क्वायर से गुणा हो जाता है पुराने वाला प्रसरण। जो पुराना प्रसरण होता है वो के स्क्वायर से गुणा हो जाता है यदि अपन एक अचर राशि से प्रत्येक मद को गुणा करते हैं तो। और इसी हिसाब से अगर मानक विचलन का पूछते हैं कि नया मानक विचलन क्या होगा, तो नया मानक विचलन ये होता है कि पुराना जो मानक विचलन होता है, पुराना जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका के गुणा ही वो बढ़ जाता है और जो प्रसरण होता है वो के स्क्वायर गुणा बढ़ जाता है। ये एक सीधा स्टेटमेंट ही है दोनों के दोनों ही कि अगर के से गुणा कर रहे हैं तो मानक विचलन के गुणा बढ़ जाता है और प्रसरण जो होता है वो के स्क्वायर गुणा बढ़ जाता है। तो देखिए इसके अंदर जो प्रसरण है वो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर पुराना जो प्रसरण है वो दिया हुआ v, तो वैल्यू क्या हो जाएगी नए प्रसरण की के स्क्वायर v। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन। तो देखिए अपन ने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक में से आए हुए जो आरपीएससी के क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिए हैं। और आपको अगर इन क्वेश्चन के अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम के ऐप पर हमारे वेदांग मैथ्स एकेडमी का एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन इसके अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।